हाँ दोस्तों, तो मुझे याद है यहाँ तक मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में आपको हम निम्नलिखित डायग्राम के माध्यम से भारत के संदर्भ में ब्रिटिश की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट आपने नोट किया होगा। कुल मिला यहाँ पर आपको ब्लू पेन से लिखना था, ये मैंने रेड पेन से लिखा गया। तो इसे अब मैं उपनिवेशवाद वाणिज्यिक चरण के बारे में 1757 से 1813 की बात कर रहे हैं। उद्देश्य इसका क्या है कि बंगाल से अधिकतम रूप से राजस्व का संग्रह कर उसे व्यापार में निवेश करना। 1757 पलासी का युद्ध हुआ था, उसी टाइम से अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था कि अधिकतम रूप से राजस्व का संग्रह कर उसे व्यापार में निवेश करना तथा भारतीय वस्तुओं की बिक्री कर मुनाफा कमाना। राजनीतिक नीति घेरे की नीति अर्थात शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना। प्रशासनिक नीति क्या थी? सीमित परिवर्तन के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना। आर्थिक नीति बंगाल के शिल्पियों पर नियंत्रण तथा धन की निकासी। सामाजिक नीति परंपरागत सामाजिक ढांचे को बनाए रखना। और सांस्कृतिक नीति प्राच्यवाद को प्रोत्साहन। इसे आपने देखा। अब यहाँ दे देते हैं उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813। ये है मैंने उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण। इस काल में भारत के संदर्भ में ब्रिटिश कंपनी का हित सीमित उद्देश्य प्रेरित था। ब्रिटिश कंपनी बंगाल का दीवान बन चुका था तथा बंगाल के राजस्व संग्रहण करने लगा था। यहाँ उसका उद्देश्य था अधिकतम रूप से राजस्व संग्रहण कर व्यापार में निवेश करना। इसके लिए एक तरफ जहां राजस्व संग्रहण बढ़ाना था, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के दायित्व की सीमित रखना था ताकि अधिक से अधिक बचत हो सके। गौर से देखने पर ज्ञात होता है कि इस काल में ब्रिटिश कंपनी की सभी नीतियां इस उद्देश्य से प्रेरित थी। राजनीतिक नीति यद्यपि कंपनी को अपने व्यापारिक हित के संवर्धन के लिए युद्ध करना भी अनिवार्य था, परंतु ब्रिटिश कंपनी का प्रयास था कि जहां तक संभव हो सके युद्ध के खर्च को कम करना एवं राज्यों के विलय अथवा भूभाग के अधिग्रहण को टालना ताकि कंपनी का दायित्व सीमित रहे। इसलिए इस काल में ब्रिटिश कंपनी ने मुख्यतः घेरे की नीति अपनाई, जिसका बल था अपने शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना और भारतीय राज्यों के संसाधनों से ही ब्रिटिश सैनिक खर्च को पूरा करना। और इसकी नीति कितनी चालाकी थी भाई, देखेगा ना आप, नोट बना ले। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। अब आ जाता है गवर्नर एवं गवर्नर जनरल का काल। रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67 2 साल रहा। वेलेस्टर 1767 से 69 कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेलेस्टर ही था। 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका कारण क्या था? मद्रास के निकट मैसूर जैसे एक शक्तिशाली राज्य की उपस्थिति ब्रिटिश के लिए खतरा था। नंबर 2, मैसूर राज्य की फ्रेंच कंपनी से निकटता ब्रिटिश की चिंता का कारण था। मैसूर का शासक हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी मसाला व्यापार माराबाद क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। हैदर अली ने इसे भूभाग पर कब्जा कर लिया था। घटनाक्रम: ब्रिटिश कंपनी ने निजाम और मराठे को अपने पक्ष में करके हैदर अली को अलग थलग करना चाहा, परंतु हैदर अली ने ब्रिटिश की कूटनीति मात दे दी क्योंकि उसने निजाम और मराठे को ब्रिटिश से अलग कर ब्रिटिश क्षेत्र पर हमला कर दिया। यद्यपि युद्ध और निर्णित रहा, मतलब कोई निर्णय नहीं आया युद्ध का, और 1769 की मद्रास की संधि के आधार पर युद्ध समाप्त हुआ। वारेन हेस्टिंग 1772 से 85। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। कारण क्या था? ब्रिटिश कपास उत्पादक पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इस युद्ध से प्रेरित होकर बॉम्बे के ब्रिटिश अधिकारियों ने पूना दरबार के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप किया। इस युद्ध के मध्य 4 संधियां हुई। सूरत की संधियां 1775,
पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779 और अंत में सालवाई की संधि 1782 में हुआ। युद्ध अनिर्णित रहा, किंतु इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश को 20 वर्षों का युद्ध विराम मिला, जिसका वह उपयोग अपने हित के लिए कर सके। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के बीच चला। कारण क्या था? ब्रिटिश ने फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर कब्जा कर लिया था, जबकि हैदर अली माहे को अपना संरक्षित क्षेत्र मानता था। घटनाक्रम: आरंभिक 2 वर्षों तक अर्थात 1780 से 82 के बीच युद्ध का कमान हैदर अली ने संभाला था, किंतु जब 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, इसलिए 1782 से 84 तक का युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया। 1-2 सैनिक मोर्चे पर टीपू सुल्तान को बेहतर सफलता मिली। अब ब्रिटिश दबाव में आ गए थे। मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी की पहल पर 1784 में बेंगलोर की संधि हुई और इसी कारण युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। कारण: त्रावणकोर के राज्य पर टीपू सुल्तान ने हमला कर दिया, जबकि ब्रिटिश त्रावणकोर को अपना संरक्षित राज्य मानते थे। घटनाक्रम: इस बार टीपू सुल्तान को अलग थलग करने के पक्ष में ब्रिटिश थे। क्योंकि उन्होंने मराठे और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया था, फिर भी टीपू सुल्तान ने लगभग 1 वर्ष तक संतुलन बनाए रखा, परंतु फिर वह पराजित हो गया। 1792 में उसे श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत अपना आधा भूभाग गवा दिया गया। साथ ही उसे 3 करोड़ 3 लाख रुपये युद्ध हर्जाने में देने पड़े। फिर ब्रिटिश ने कुछ भाग निजाम और कुछ भाग मराठे को दे दिया, जबकि स्वयं ब्रिटिश मालाबार सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण भागों पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात कॉर्नवालिस ने अपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया कि हमने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना सफलतापूर्वक अपने शत्रु को कुचल दिया। जॉन सॉर का काल चला था 1793 से 98। इसके काल में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इसकी कुछ नहीं लिखा गया। अब लॉर्ड ब्लेजरी का काल आता है, ये 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड ब्लेजरी के आगमन के समय एक बार फ्रांसीसी आक्रमण का खतरा सताने लगा था, अतः लॉर्ड ब्लेजरी को भारत भेजे जाने का एक उद्देश्य था, फ्रांसीसी विस्तार को रोकना। बस एक ही उद्देश्य था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। लॉर्ड ब्लेजली ने इस आधार पर कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी से मिला है और ब्रिटिश के लिए वह खतरा है, उसने अपने भाई आर्थर ब्लेजली और मेजर स्टुअर्ट को टीपू के विरुद्ध एक सेना भेज दी, परंतु टीपू ने घुटने नहीं टेके और श्रीरंगपट्टनम के किले पर 1799 में लड़ता हुआ मारा गया। उसने ब्रिटिश के समक्ष सहायक संधि के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। फिर लॉर्ड ब्लेजली ने टीपू के भूभाग से एक छोटा सा भाग निकालकर पुराने हिंदू शासक के वंशज को दे दिया, जबकि उसके बाकी हिस्से को मद्रास के साथ जोड़कर 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। वेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में ये लिखा हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803। 18वीं सदी के अंत तक जितने भी योग्य मराठा सम्राट थे वे मर चुके थे, जबकि उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। उदाहरण के लिए महादी सिंधिया के उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया, पेशवा माघव राव द्वितीय के उत्तराधिकारी बाजीराव द्वितीय एवं तुकोजी होलकर के उत्तराधिकारी यशवंत राव होलकर हुए। सबका उत्तराधिकारी का नाम लिखा गया। मराठा परिसंघ से जुड़े हुए विभिन्न मराठा सरदार आपस में
ही संघर्ष कर रहे थे। इसी क्रम में यशवंत राव होळकर ने पूना पर हमला कर पूना को जीत लिया। अतः पेशवा बाजीराव द्वितीय अपनी जान बचाकर ब्रिटिश खेमे में आ गया और फिर उसे लॉर्ड ब्लेजली के साथ 1802 में बेसिन की संधि की, जो एक सहायक संधि थी। इसके तहत पूना की स्थिति एक अधीनस्थ राज्य की तरह बन गई। अतः मराठा परिसंघ के अन्य शासकों ने ब्रिटिश के इस कदम को मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना और फिर वे ब्रिटिश के विरुद्ध खड़े हो गए। परंतु संकट के घड़ी में भी कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके, बल्कि सिंधिया एवं भोसले ने मिलकर एक मोर्चा बनाया तो यशवंत राव होळकर पृथक रहकर संघर्ष करना पसंद किया। फिर 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। जब मराठे ब्रिटिश की तुलना में कमजोर पड़ने लगे थे, अतः उनकी हार होने लगी। फिर मजबूरन भोसले ने ब्रिटिश के साथ देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि की और फिर दोनों ने ब्रिटिश की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। परंतु यशवंत राव होळकर भरतपुर के जाट शासक की सहायता से युद्ध को जारी रखा। अंत में स्वयं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वेलेस्ली को लंदन वापस बुला लिया। अतः नए गवर्नर जनरल जॉर्ज वॉरलो ने यशवंतराव होळकर के साथ 1805 में राजपुर घाट की संधि कर ली। वास्तव में इस युद्ध में मराठों की शक्ति टूट चुकी थी। सिंधिया के सेना को बाहर करके दिल्ली और आगरा पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो चुका था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक बार फिर ब्रिटिश संरक्षण में आ चुका था। सहायक संधि प्रणाली। प्रेरक कारक। फ्रांसीसी विस्तार को रोकने का प्रयास। सहायक संधि प्रणाली किस था कि फ्रांसीसी विस्तार को रोकने का प्रयास, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को प्रसार का प्रयास, सर्वोच्चता के प्रसार का प्रयास। प्रावधान। जिस भारतीय राज्य के साथ संधि की जाती थी उस राज्य में ब्रिटिश रेजिमेंट एक स्थापित किया जाता था। उस रेजिमेंट का व्यय संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। अगर राज्य छोटा है तो उसे नगद रूप में चुकाना होता है और अगर राज्य बड़ा होता है तो उसे राजस्व के रूप में भूभाग पर अर्पित करना होता है। ये अर्पित गलत लिखा हुआ है, अर्पित करना होता है। संबंधित राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट राजनीतिक परामर्शदाता स्थापित किया जाता था जो संबंधित राज्य को विदेश नीति संचालन में सहायता करता था। संबंधित राज्य ब्रिटिश की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अथवा अमेरिकी को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। पॉइंट नंबर 5। यद्यपि औपचारिक रूप में संबंधित राज्य के आंतरिक मामले में ब्रिटिश के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना था, परंतु व्यवहार में इनका उल्लंघन होता था। ब्रिटिश के पक्ष में इसका लाभ। मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ दोस्तों। ब्रिटिश के पक्ष में इसका लाभ। ब्रिटिश कंपनी भारतीय राज्यों के संसाधनों पर ही एक बड़ी सेना खड़ी कर सकी। संबंधित पॉइंट में 2, संबंधित राज्य में ब्रिटिश सेना स्थापित होने का एक बड़ा फायदा यह था कि वह राज्य विद्रोह की बात नहीं सोच सकता था, अतः भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण बढ़ गया। पॉइंट नंबर 3, सबसे बढ़कर इन राज्यों की विदेश नीति भी कंपनी के नियंत्रण में आ गई। पॉइंट नंबर 4, इसके अतिरिक्त भविष्य में जो भी युद्ध होता वह या तो मित्र की भूमि पर या शत्रु की भूमि पर होता। ब्रिटिश कंपनी का अपना क्षेत्र सुरक्षित था। लाभ देख लिए, हानि देख लें। भारतीय राज्यों के लिए हानि। इन राज्यों ने अपनी संप्रभुता गंवा दी। चूंकि ब्रिटिश कंपनी की ओर से उन्हें बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह से रक्षा
की जानी थी, इसलिए वह अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रह गया। देखिए ब्रिटिश क्या चाल चला। अब दोस्तों मैं आपको ये अगले पॉइंट पे ये बताने वाला हूँ कि अर्ल ऑफ मेंटो, इसका पॉइंट, अब भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन ये पूछा गया, यूपीएससी का क्वेश्चन 2004 में पूछा गया। मैं भूल गया लिखने के लिए, मुझे याद है 2001 में इसका आंसर लिखा हुआ। आप इसे आंसर लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो मैं आपको लिखवाऊंगा, इसका आप लिख लेना। और फिर ये भी क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली में ब्रिटिश कंपनी को भारत में एक नए एवं शक्ति से भारत की शक्ति परिवर्तित कर दिया, प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन। तृतीय क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य ब्रिटिश कंपनी को प्रतिरोध में क्यों विफल रही है। सारे का आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ये 3 काम आपका है दोस्तों। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।